उस आदमी को देखकर जेडी को दिमाग में एक प्लेन ऐसा और वो छुपते हुए उसके पीछे गए, उसके पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर मोड़ दी और फिर उसकी गन ले ली। तभी आन्या की नजर उस तरफ पड़ी और उसने गोली चला दी। आन्या की गोली जेडी के बहुत पास गुजरती हुई गई और सीधे एक टेररिस्ट के सर के बीच में लगी। पहले तो जेडी भी डर गए, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि गोली किसे लगी है तो उन्होंने राहत भरी सांस ली। तभी आन्या उनके पास आकर बोली, अरे दादू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत खतरा है, जल्दी यहाँ से निकलो। जेडी ने पहले आन्या के साथ मिलकर उनकी तरफ आ रहे कुछ लोगों को मारा और फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि ये जाने का सही वक्त हो, बल्कि ये वक्त तो लड़ने का है। ये कह वो लोगों को मारने लगे और कुछ ही देर में वहां 3-4 लोग मरे हुए थे। जैसे ही जेडी कुछ कहने के लिए मुड़े, आन्या ने अचानक से उन्हें दूर धक्का दे दिया। आन्या के ऐसा करते ही एक गोली चलने की आवाज आए और वो गोली सीधा आन्या के कंधे को छूते हुए निकली, लेकिन आन्या ने उस गोली पर बिल्कुल ध्यान ना देते हुए उस इंसान पर वापस गोली चलाई जो उसके दिल में लगी। अब वहां पर कोई टेररिस्ट नहीं था, इसलिए आन्या के सभी आदमी उसकी तरफ आने लगे, लेकिन आन्या ने उन्हें अपना हाथ दिखा रोकते हुए कहा, गोली छूकर निकली है, मैं अभी मरी नहीं हूँ, जाओ और जाकर बाकियों को मारो, अभी सिर्फ इस एरिया के लोग मरे हैं, पूरे मॉल में अभी भी टेररिस्ट मौजूद हैं। आन्या की बात सुनकर उसके सभी आदमियों ने अपनी पोजीशन ली और उसके बाद आन्या के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए वो सब स्टोर रूम तक पहुंच गए। स्टोर रूम में वहां जर्मनी की पूरी सेना पहले से ही मौजूद थी और एक जनरल भी मौजूद थे। उस जनरल ने आन्या से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करते हुए जर्मनी में कहा, हेलो क्वीन, मैं जर्मनी की चीफ जनरल लियो। जवाब में आन्या ने भी चीफ से हाथ मिलाते हुए कड़क आवाज में कहा, हेलो चीफ, मैं हूँ क्वीन। तो क्या अब मैं पूछ सकती हूँ कि आपको यहाँ आने में देर क्यों हो गई? जहाँ तक मुझे पता है आपके प्रेसिडेंट ने आपको पहले ही तैयार रहने के लिए कहा था। उस चीफ ने आन्या को सॉरी कहा और अपने देर से आने की एक चाह बताई, तो आन्या ने उन्हें आगे का पूरा प्लान समझा दिया। इस पूरे समय के दौरान आन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उसे कुछ देर पहले गोली लगी है। पूरा प्लान बताकर आन्या ने कहा, अब मुझे लगता है कि किसी के मन में कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। आन्या की बात के जवाब में सबने अपना सर ना में हिला दिया। तभी उस चीफ की नजर जेडी पर गई और उसने हैरानी से कहा, अरे सर, आप तो मिस्टर। जवाब में जेडी ने उस सोल्डर की बात को काटते हुए कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ जो आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बाद में बात करूंगा। उस चीफ ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया और शांत हो गया। असल में वो चीफ पहले भी जेडी ये मिल चुका था, इसलिए वो उन्हें तुरंत पहचान गया। आन्या ने उन दोनों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जेडी से कहा, आई एम सॉरी, बट मैं किसी भी आम इंसान की जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए आप यहीं रहेंगे। जेडी कुछ कहने ही वाला था कि आन्या की सख्त आवाज पूरे स्टोर रूम में गूंज उठी, आपको पहले ही काफी चोट आ चुकी है, तो बेहतर होगा कि आप मेरी बात मान लें। जेडी आन्या से अब तक काफी इम्प्रेस हो चुके थे, इसलिए वो माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए बोले, ठीक है यंग लेडी, तो क्या अब तुम मेरी दोस्त बनोगी? अरे और कुछ नहीं तो मुझे अपना दादा ही मान लो, आखिर तुमने मेरी जान भी तो बचाई है ना। जवाब में आन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अपने एक आदमी को जेडी की ख्याल रखने का कहकर वहां से बाकी सबके साथ चली गई। डॉट 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 डॉट। आधे घंटे बाद आन्या और बाकी सब ने मिलकर सभी टेररिस्ट को मार दिया और उनके लीडर को भी पकड़ लिया। इसके बाद आन्या ने अपने एक आदमी से कहकर जेडी को भी स्टोर रूम से बुलवा लिया था। उनके आने के बाद आन्या ने चीफ से कहा, तो चीफ, अब आप इसे बेस पर भेज दीजिएगा और अब मैं चलती हूँ। ये कहकर आन्या वहां से जाने लगी। आन्या जाते जाते बीच में रुकी और जेडी से बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा पार्टनर, उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। ये कह वो वहां से जाने लगी तो जेडी ने उसे रोकते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आ सकता हूँ? जवाब में मुस्कुराते हुए आन्या ने हाँ में सर हिला दिया और जेडी के साथ बाहर जाने लगी। डॉट 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 डॉट। मॉल के बाहर बाहर आकर आन्या ने यहाँ वहां देखा तो तुरंत वहां मास्क लगाया हुआ दक्ष आ गया। दक्ष ने आन्या को देखते ही उसे विश करते हुए कहा, गुड इवनिंग मैम।
आपने जो कहा था वो सब तैयार है। उसे देख जेडी ने कहा, तो तुम और तुम्हारे सभी आदमी मास्क पहने रहते हैं। आन्या को कुछ हिचकिचाते देख उन्हें ने फिर से कहा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं किसी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, आखिर तुमने मेरी जान बचाई थी। आन्या ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, मेरे सभी आदमी नहीं, सिर्फ मैं और मेरे कुछ खास आदमी। ये कह आन्या आगे जाने लगी तो अचानक उसे चक्कर आ गया और वो गिरने की हुई। ये देख जेडी ने तुरंत उसे संभाली और कहा, क्या तुम ठीक हो? आन्या ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर वो जाने लगी तो जेडी ने कहा, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आन्या उन्हें मना करने लगी तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे दादा के हक से कह रहा हूँ, या चाहो तो ये भी समझ सकती हो कि पार्टनर की हैसियत से कह रहा हूँ, यही कर रही थी ना तुम मुझे। जवाब में आन्या ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर जेडी आन्या के साथ चलने लगे। दक्ष भी उन दोनों को पीछे ही था। कार में बैठकर आन्या ने अपना मास्क निकालकर दक्ष से कहा, बेस ले चलो और मैसेज करके वहां पर सबको तैयार रहने के लिए कहो। दक्ष ने जल्दी से यस मैम कहा और बेस पर मैसेज सेंड करके कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में कार आन्या के बेस में थी और आन्या तेजी से अपना मास्क निकालकर पहना और जेडी के साथ बेस में चली गई। बेस में जाते ही आन्या का इलाज शुरू हो गया और करीब 2 घंटे तक चला और उसके बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके आने के बाद जेडी, जिनकी पहले ही ड्रेसिंग हो चुकी थी, वो जल्दी से बोले, कैसी है वो? डॉक्टर ने जेडी से पूछा, जी आप मैम को कैसे जानते हैं? इसके जवाब में राज ने आगे आकर कहा, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप सर के सवाल का जवाब दो। दक्ष की बात सुन वो डॉक्टर डर गया और बोला, जी हाँ सर, मैम बिल्कुल ठीक है, बस उनके कंधे से एक गोली छूकर निकली है। वार्ड के अंदर जेडी वार्ड के अंदर आए और आन्या को आराम से बैठे देख बोले, मुझे तो लगा था कि तुम कम से कम 25 साल की होगी, लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो, मेरी पोती भी तुम्हारे ही बराबर होगी। आन्या ने कहा, वो क्या है ना दादू, हमारी फील्ड में बच्चों और बचपन दोनों के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमें इस फील्ड में आने से पहले ही मैच्योर होना होता है। जेडी ने मुंह बनाते हुए कहा, ए पार्टनर, मुझे जेडी मत बुलाओ। सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं बुढ़ा हो गया हूँ। उनकी इस बात पर आन्या हंसने लगी और बोली, तो फिर क्या बुलाऊं पार्टनर? जेडी ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे जेडी बुलाओ, मेरे पोते पोती भी मुझे इसी नाम से बुलाती हैं। आन्या ने कहा, ठीक है जेडी। ये सुन जेडी खुश हो गए और फिर आन्या से बातें करने लगे। उन दोनों ने डिसाइड किया कि जब तक आन्या की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक जेडी उसका ध्यान रहेंगे और वो आन्या के ठीक होने के बाद भी कभी कभी मिलते रहेंगे। डॉट 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 डॉट। प्रेजेंट टाइम में आन्या की कहानी खत्म होने के बाद दादी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें पसंद तो पहले से ही करती थी, लेकिन तुमने मेरे पति की जान बचाकर। वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ही जेडी ने उनकी बात काटते हुए कहा, जानकी नहीं आन्या, इसे एहसान का नाम देकर आन्या की और मेरी दोस्ती को ससुर और बहू को रिश्ते में मत बदलो। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आन्या और राज की शादी के बाद भी हम दोनों दोस्त ही रहें। जानकी ने कहा, जी हाँ आप सही कह रहे हैं। तभी वरुण और माही ने कहा, दादू आपने कभी हमें तो नहीं मिलाया। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दादाजी ने उन्हें घूर कर देखते हुए कहा, अच्छा बेटा, मैंने तो कितनी बार तुम दोनों से कहा था कि मैं शहर से बाहर अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, यहाँ तक कि तुमसे भी चलने को कहा था, लेकिन तुमने ही मना कर दिया। यहाँ तक कि मैं तो शुरू से ये भी चाहता था कि आन्या राज को पसंद करती, ले तो मैं किसी भी तरह इस गधे के मना कर इन दोनों की शादी करवा देता, लेकिन इसे अपने काम से फुर्सत ही कहाँ। उनकी ये सब बातें सुनकर सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे, यहाँ तक कि आन्या को भी ये अंदाजा नहीं था कि उसके पार्टनर के मन में क्या चल रहा था। सबसे पहले माही ने कहा, मतलब कि अगर भाई आपकी बात मानकर पहले ही आपकी बात मान लेते तो भाई और भाभी शायद 2 या 3 साल पहले ही मिल लिए होते और इनकी शादी भी हो चुकी होती। फिर वरुण ने मजाक उठाते हुए कहा, लेकिन हमारे बेचारे भैया को तो काम में ही फुर्सत नहीं होती थी ना। आज राज को सच में इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने जेडी की बात नहीं मानी। तभी दादी ने कहा,
चलो अब मजाक मस्ती हो गई, आओ और आकर कुछ खा लो, बेचारी बच्ची जब से आए हैं सब उसे घेरे बैठे हो। ये कहकर वो आन्या के साथ नीचे चली गई डाइनिंग टेबल पर। सब खाने की टेबल पर बैठ गए और दादी ने सबको खाना शुरू करने के लिए कहा। आन्या अब तक उनके साथ खुल चुकी थी, इसलिए उसने भी खाना लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी दादू ने अचानक से राज के कान पकड़ कर रहा, अरे नालायक, आन्या खुद क्यों खाना सर्व कर रही है, तू क्यों नहीं कर रहा उसके लिए। आन्या भी उनकी ये बात सुनकर हैरानी से उन्हें देखने लगी। राज ने दर्द से करहाते हुए कहा, हाँ दादू, मैं करने ही वाला था, अब मेरा कान छोड़िए। ये सुन जेडी जी ने उसका कान छोड़ दिया। राज अपने कान को रगड़ने हुए धीरे से बड़बड़ाया, हाँ हाँ, बहू के आने के बाद ये बेटे को तो भूल ही गए, और ये जेडी मेरे दादू। मुझे तो लगता था कि ये सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं, लेकिन ये तो अपनी बहू को आते ही मुझे डांटने लगे। राज को इस तरह बड़बड़ाते सुन आन्या हंसने लगी, तो राज ने उसकी प्लेट में खाना सर्व रखते हुए धीरे से कहा, तुम्हें तो मैं यहाँ से जाकर बताता हूँ। तुमने आज मुझे बहुत परेशान किया है ना, तो आज रात मैं तुम्हें परेशान करूंगा। ये सुनकर आन्या हैरानी से राज को देखने लगी, लेकिन राज ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राज ने पहले आन्या के लिए खाना सर्व किया और फिर अपने लिए डॉट 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 डॉट। हॉल के अंदर सबने खाना खत्म कर लिया था और हॉल में बैठे थे कि तभी वहां पर एक मेड आए और बोली, सर वो आन्या मैम से मिलने कोई आया है। उसकी बात सुन आन्याल ने कहा, जी हाँ, उसे मैंने ही बुलाया है, आने दीजिए। जवाब में मेड ने जी मैम कहा और वहां से चली गई। आन्या ने कहा, मेरे पास आप दोनों के लिए कुछ है। उसकी बात सुन दादी ने प्यार से कहा, अरे बेटा, तुम तो पहले ही इतने सारे गिफ्ट की चुकी हो। आन्या ने कहा, अरे दादी, ये मेरे तरफ से नहीं बल्कि जेडी की तरफ से है। जेडी ने कहा, तो क्या जो मैंने तुमसे बनाने के कहा था वो बन गया है। आन्या ने हाँ में सर हिला दिया, तो वो जेडी खुश हो गए। तभी दक्ष वहां पर आया और उसके हाथ में बहुत सारे बॉक्स भी थे। आन्या ने उससे बॉक्स ले लिया और कहा, दक्ष, ये सब टेस्टेड है ना। दक्ष ने यस मैम कहा और फिर आन्या वो गिफ्ट लेकर चली गई। आन्या ने माही, वरुण, दादी और जेडी सबके हाथ में एक एक गिफ्ट दिए और कहा, ये सब आपके लिए, अब इसे खोलिए और बताइए कैसे लगे। आन्या ने राज के सिवा सबको गिफ्ट दिया था। ये देख राज का मुंह बन गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सबने अपने अपने गिफ्ट खोलने शुरू कर दिए। सबसे पहले वरुण का गिफ्ट खोला और उसमें से A19 निकला, जिसे देख वो खुशी से बोला, अरे वाह भाभी, ये बनकर आ गया। अपने दोस्त को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। इसके बाद आन्या ने माही, दादी और जेडी को A19 के बारे में बताया। इतने में माही का गिफ्ट भी खुल गया और उसमें से एक अलग तरह का रोबोट निकला। माही ने कहा, भाभी ये क्या है। तो आन्या ने उसे समझाते हुए कहा, जैसे वरुण के रोबोट की नाम A19 है, तुम्हारे रोबोट की नाम A15 है। इसे इस तरह सेट किया गया है कि ये लॉ से जुड़े तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है और तुम्हारा टेस्ट भी ले सकता है जब भी तुम्हें जरूरत हो। ये सुन माही खुश हो गई और बोली, अरे वाह भाभी, मैं अभी आपसे मेरी स्टडी में हेल्प करने को कहने ही वाला थी, लेकिन उससे पहले ही आपने मेरी मदद कर दी। तभी दादाजी की आवाज आई, अरे वाह पार्टनर, जो मैंने बनवाने को कहा था वो तुमने बनवा दिया। वैसे जो भी कहो, तुम्हारे इस दोस्त की काम हमेशा परफेक्ट होता है। माही ने कहा, ये क्या है जेडी। जेडी ने अपने हाथ में मौजूद रोबोट को दिखाते हुए कहा, इसका नाम है हेरिंग पार्टनर। मैं घर में बोर होता था, इसलिए मैंने आन्या से कहकर ये बनवाया। इसे वीडियो गेम, चेस, लूडो, शूटिंग और भी बहुत सारे गेम्स आते हैं। ये सुनकर माही और वरुण दोनों ने एक साथ कहा, वाओ भाभी, ये गमे भी चाहिए। जवाब में जेडी ने कहा, अरे बेटा, आन्या का दोस्त ये बनाता नहीं है, बल्कि मैंने तो उससे ये स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया है। डॉट 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 डॉट। वहीं दूसरी तरफ वही दादी ने कहा, अरे आन्या बेटा, अब मेरे तोहफे के बारे में भी तो बताओ। उनकी बात सुनकर सबका ध्यान न उनके गिफ्ट पर गया। उनके हाथ में एक केप जैसा कुछ था और दादी उसे उल्टा सीधा करके देख रही थी। आन्या ने कहा, अरे दादी, ये गिफ्ट तो सबसे
स्पेशल है और इसका नाम है लाई डिटेक्टर। अगर आप इसे ऑन करके किसी के सुरूर रखोगे और वो झूठ बोलेगा तो ये लाल रंग दिखाएगा और अगर सच तो ये हरा रंग दिखाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात से है कि अगर सामने वाला आपसे कुछ छुपा रहा होगा तो ये वाले रंग का हो जाएगा। आन्या की ये बात सुन दादी की आंखें चुपने लगी और वो बोली, अरे वाह बेटा, इसकी तो बहुत जरूरत थी। तुझे पता है ये मुझसे कितना झूठ बोलते हैं। वहीं बाकी सबका तो चेहरा ही सफेद पड़ गया और सबसे ज्यादा परेशान हो जेडी थे। इसके बाद आन्या सबको उनके रोबोट को इस्तेमाल करना सिखाने लगी। डॉट 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 डॉट। 1 घंटे के बाद आन्या ने सबको उनके रोबोट चलाना सिखाया और राज के साथ चली गई। दादी आन्या को रोकना तो चाहती थी लेकिन राज ने मना कर दिया और आन्या को लेकर अपनी कार में आ गया। राज आन्या को कार के पास लाया और उसने पहले ड्राइवर को कार से उतरने के लिए कहा। ड्राइवर के उतरते ही राज ने आन्या को पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ के ड्राइव करने लगा। आन्या ने राज की तरफ देखा जो किसी बच्चे का तरह मुंह फैलाए बैठा था और बोली, क्या हुआ, नाराज हो? राज ने अपना ध्यान ड्राइविंग की तरफ रखते हुए कहा, हाँ लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो जाओ और गिफ्ट दो मेरे सिवा सबको। मुझे थोड़ी ही ना दोगी तुम? राज की बात सुन आन्या समझ गई कि वो नाराज क्यों है। आन्या ने फिर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, भला मैं क्यों दूं तुम्हें गिफ्ट? ये सुनकर तो राज का गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर ही चढ़ गया। तभी आन्या ने अपने बैग से कुछ निकाले हुए फिर कहा, तो मैं इस गिफ्ट की क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं इसे पार्थ को दे देती हूँ। आन्या की बात सुन राज ने तेजी से कार के ब्रेक लगाए और गुस्सा से आन्या की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, तुम मेरा गिफ्ट सिर्फ मुझे ही देगा और किसी को भी नहीं, खास करके उस पार्थ को तो बिल्कुल भी नहीं। आन्या ने कहा, अरे ऐसे कैसे दे दूं? पहले मुझे पकड़े फिर गिफ्ट मिलेगा। ये कह आन्या ने जल्दी से गेट खोला और आगे की तरफ भागने लगी। कार आन्या के घर के पास ही रुकी थी इसलिए वहां पर आसपास पूरा जंगल था और शाम का समय होने की वजह से अंधेरा भी। राज को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आन्या ऐसा कुछ करेगी इसलिए वो तैयार नहीं था। पहले तो वो हैरान से आन्या को देखता रहा और फिर होश में आकर आन्या के पीछे भागा जंगल के अंदर। राज तेजी से जंगल के अंदर आया लेकिन उसे आन्या कहीं नहीं दिखी। कुछ ही देर में वो आन्या के लिए परेशान होने लगा। राज आन्या को ढूंढ ही रहा था कि उसे आन्या एक पेड़ पर बैठी दिखाई दी। आन्या की पीठ उसकी तरफ थी इसलिए वो राज को दिख नहीं पाई। राज चुपचाप आन्या के पीछे से गया और पेड़ पर चढ़ गया। राज आन्या के पीछे से गया और उसके पास बैठ गया। आन्या अचानक से राज को अपने पास देखकर हैरान हो गई और पेड़ से कूदने लगी। राज को पता था कि आन्या ऐसा ही कुछ करेगी इसलिए उसके कूदने से पहले ही राज ने उसे कमर से पकड़ लिया जिस वजह से आन्या की कोशिश बेकार गई। आन्या ने राज की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था और बोली, छोड़ो मुझे। राज ने उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, नहीं, पहले मेरा गिफ्ट। आन्या ने कहा, नहीं, मैं नहीं दे रही। वैसे भी तुम तो मुझसे नाराज थे ना? आन्या की बात सुनकर राज ने उसे कमर से कसकर पकड़ा और किस करने लगा। आन्या राज से छूटने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसे राज का दूसरा हाथ अपने शरीर के ऊपर चलता महसूस हुआ। आन्या तुरंत समझ गई कि राज गिफ्ट ढूंढ रहा है इसलिए वो शांत हो गई और वो अपने दोनों हाथ राज की गर्दन में डालकर उसे वापस किस करने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों अलग हुए और तब तक राज को गिफ्ट भी मिल चुका था। राज ने आन्या को ठीक से अपनी गोद में बैठाया और फिर अपना गिफ्ट खोलने लगा। राज ने गिफ्ट खोला तो उसमें से एक वॉच निकली। आन्या ने राज को अपना हाथ दिखाते हुए कहा, हम दोनों की वॉच हमारी धड़कनों के साथ चलेंगी। राज ने कहा, हम तो तुमने एक कपल वॉच बनाई, लेकिन मुझे ये उतना सिंपल नहीं लगता जितना तुम कह रही हो। जरूर कोई और बात भी है क्योंकि तुम्हारी वॉच चल नहीं रही जबकि जो वॉच मेरे हाथ में है वो बिना मेरे पहने ही चल रही है। राज की बात सुनकर आन्या हंसने लगी और बोली, बताती हूँ लेकिन पहले अपनी वॉच पहनो। राज ने आन्या की बात मानकर तुरंत वॉच पहन ली और उसके वॉच पहनो ही आन्या के हाथ में जो वॉच थी वो चलने लगी। राज ने हैरानी से पहले दोनों घड़ियों को देखा और फिर आन्या को। आन्या ने राज को समझाते हुए कहा, अरे कंफ्यूज मत हो, ये दोनों घड़ियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। राज ने बात समझते हुए कहा,
अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नव्य दिखाएगा और तुम्हारी घड़ी मेरी। जवाब में आन्या ने हाँ में अपना सर हिला दिया। राज आन्या के गिफ्ट के देखकर बहुत खुश था क्योंकि इस गिफ्ट से वो आन्या को हमेशा अपने पास महसूस करता। राज ने कहा, तुम हमेशा मेरी सोच से कुछ अच्छा ही करती हो। आन्या ने राज का कान पकड़ने हुए कहा, अरे अरे मेरे प्यारे राज, अब मेरी तारीफ करना बंद करो और यहाँ से उतरो वरना मैं तुम्हें नीचे फेर दूंगी। राज ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा अच्छा उतर रहा हूँ। अब मेरा कान को छोड़ो या ऐसे ही उतरूं मैं। ये सुनकर आन्या ने राज का कान छोड़ दिया और एक ही झटके में कूदकर नीचे उतर गई। राज भी कूदकर नीचे उतरा और फिर वो वापस जाकर कार में बैठ गए और घर के लिए निकल गए। डॉट 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 डॉट। आन्या के घर घर पहुंचकर दोनों चेंज करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। चेंज करने के बाद राज दूसरे स्टडी रूम में अपना काम करने के लिए चला गया और आन्या भी लैब में चली गई। लैब में आन्या उसी रिंग पर काम कर रही थी जिसे बनाने के लिए राज ने कहा था। आन्या ने राज को फोन किया और कहा, दक्ष मुझे वो रिंग का डिजाइन चाहिए जो मैंने तुमसे कहा था। ये कह आन्या ने फोन काट दिया और तुरंत ही उसके नंबर पर एक मैसेज भी आ गया। आन्या ने वो डिजाइन देखा जो बहुत सुंदर था। आन्या ने तुरंत ही काम शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उस रिंग के अंदर जाने वाला सॉफ्टवेयर तैयार था। तभी आन्या के पास किसी का फोन आया। आन्या ने फोन उठाया और कुछ देर सामने वाले की बात सुनने के बाद बस ठीक है कहकर फोन काट दिया। फोन काटने के बाद आन्या ने उस सॉफ्टवेयर को संपादक रखा और फिर वहां से अपने कपड़े बदलने चली गई। आन्या कपड़े बदल कर वापस लैब में आए और वहां का एक सीक्रेट दराज खोल वहां से चली गई। डॉट 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 डॉट। वहीं राज के रूम में राज अपना काम खत्म करके आया और सीधे आन्या के कमरे में चला गया, लेकिन वहां आन्या नहीं थी। राज ने हर जगह ढूंढा लेकिन आन्या उसे कहीं नहीं मिली। राज को जब आन्या कहीं नहीं मिली तो अचानक उसे कुछ याद आया और वो बोला, कहीं आन्या लैब ही तो नहीं चली गई। ये सोचकर राज तेजी से लैब की तरफ भागा लेकिन लैब में भी कोई नहीं था। राज अभी यहाँ वहां देख ही रहा था कि उसे वहां पर एक दूसरा रास्ता दिखा। राज ने कहा, पता नहीं यहाँ पर कितने सीक्रेट दरवाजे हैं, कहीं आन्या यहीं से तो नहीं गई। ये सोच राज गुफा के अंदर जाने लगा और यहाँ वहां देखने लगा। वो गुफा बहुत बड़ी और सुंदर थी, इसके सिवा उस गुफा में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। राज गुफा में अभी चल ही रहा था कि उसे कुछ दूरी पर उसे रोशनी दिखाई दी और वो तेजी से उस तरफ भागा। राज गुफा से बाहर आया तो वहां का नजारा देख हैरान रह गया। वो गुफा सीधा जाकर एक नदी के सामने खुलता था और इस वक्त वो नदी बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि उसमें पूरे आसमान का अक्स दिखाई दे रहा था। राज पहले तो कुछ पल के लिए उस जगह की सुंदरता में ही खो गया लेकिन उसे तुरंत ही आन्या का ख्याल आया। राज यहाँ वहां देखने लगा तो उसने कुछ ही दूरी पर आन्या को देखा और उसे देखते ही उसका तरफ जाने लगा। डॉट 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 डॉट। वहीं दूसरी तरफ आन्या ने पहले अपनी बाइक निकाली और तभी उसे याद आया कि उसने इस बारे में राज को नहीं बताया। आन्या ने जल्दी से अपना फोन निकाला और राज को मैसेज करने लगी लेकिन तभी उसे राज की आवाज आई, तुम्हें मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही यहाँ आ चुका हूँ। आन्या ने कहा, तुम यहाँ? राज ने कहा, हाँ, अब तुम इस तरह बिन बताए गायब हो जाओगी तो मुझे तो तुम्हारे पीछे आना ही पड़ेगा ना। आन्या ने कहा, मैं कोई बिना बताए गायब नहीं हुई थी, मैं बस तुम्हें मैसेज करने ही वाली थी। राज ने कहा, हाँ मैसेज करने वाली थी तारी, मैं तुमसे इस बारे में पूछ ना सकूं। आन्या ने गुस्से से कहा, राज अगर अब तुमने एक सेकंड भी ये नाटक किया तो मैं एक हफ्ते के लिए टॉप सीक्रेट मिशन पर चली जाऊंगी और अगर वहां कोई पसंद आया तो। आन्या इतना ही बोल पाई थी कि राज ने आन्या के होठों को सील कर दिया और कुछ देर बाद उससे अलग होकर कहा, मुझसे कभी दूर मत जाना, तुम्हारे बिना पता नहीं मैं क्या करूंगा। तुम प्यार नहीं जिंदगी हो मेरी। आन्या ने उसे झूठा गुस्सा देखते हुए कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊं, क्योंकि मेरे बेस पर एक अर्जेंट मीटिंग है।
राज ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, तुम और तुम्हारा काम सारे मूड के सत्यानाश कर दिया, और यहाँ तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। आन्या को देर हो रही थी, इसलिए उसने उसे एक मास्क दिया और दूसरा खुद लगाकर कहा, ठीक है, लेकिन मेरे साथ ही रहना, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोगों ने अभी तुम्हें देखा नहीं है, इसलिए वो तुम्हें पकड़ भी सकते हैं। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए आन्या ने बाइक पर बैठ के बाइक स्टार्ट कर दी तो राज उसके पीछे बैठते हुए बोला, सिर्फ पकड़ेंगे। आन्या ने बाइक चलाते हुए कहा, वैसे तो मैंने घुसपैठियों को देखते ही गोली मार करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन तुम्हारा मास्क और कपड़े देखकर तुम्हें पकड़कर मेरे पास लेकर आ जाएंगे। डॉट 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 डॉट। बेस के अंदर। आन्या बाइक से उतरी और तेजी से बेस के अंदर चली गई, और उसके अंदर कदम रखते ही दक्ष उसके पास आकर कुछ बोलने को हुआ हो, आन्या ने उसे अपना हाथ दिखाकर शांत कर दिया। आन्या ने कहा, क्या सब आ गए? दक्ष ने कहा, जी हाँ मैम, वो तो काफी देर पहले ही आ गए थे। आन्या ने कहा, तो फिर चलो। ये कह आन्या राज को लेकर आगे चलने लगी और दक्ष उसके पीछे चलने लगा। एक मीटिंग रूम में एक आदमी जोर से बोल रहा था, मैम ने ये गलत किया। वो कैसे किसी भी बाहर वाले के बेस पर ला सकती है? सिर्फ वो अकेला आदमी था जो बोल रहा था, और बाकी सब बस चुपचाप बैठे थे, जैसे उन्हें उसकी बातों से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। ये था शेखर, और आज की मीटिंग सिर्फ इसकी ही वजह से हुई थी। एक बार आन्या ने उसका बात सुनकर अपना जिलन लिया था, और तब से इसे लगने लगा कि आन्या उससे पूछे बिना कुछ कर ही नहीं सकती। आज की मीटिंग आन्या ने खास करके इसके लिए ही रखी थी, और वहां पर मौजूद बाकी सभी लोग आन्या की इज्जत भी करते थे और उससे डरते भी थे। अभी वो आदमी चिल्ला ही रहा था कि दरवाजा खुला और आन्या राज के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसके आते ही वहां का माहौल बिल्कुल ठंडा और शांत हो गया। सबने जल्दी से खड़े होकर आन्या को विश करते हुए कहा, गुड इवनिंग क्वीन। इसके जवाब में आन्या ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। आन्या अपनी मेन सीट पर बैठी और उसने दूसरी सीट पर राज को बैठने का इशारा करते हुए कहा, तो किसे मुझसे प्रॉब्लम थी? ये सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला, इसलिए आन्या ने कहा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आन्या के ये कहते ही शेखर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन आपसे नहीं बल्कि इस आदमी से। आप किसी भी बाहर वाले के कैसे यहाँ ला सकती हैं? आन्या ने कहा, पहली बात ये कि ये मेरी केव है और जिसे चाहूँ मैं यहाँ ला सकती हूँ, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात, जिसे तुम बाहर वाला कह रहे हो वो मेरा होने वाला पति है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आन्या की पूरी बात सुनकर वहां पर सन्नाटा छा गया, और अब शेखर की कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आन्या ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब तुम्हारी सजा की बारी। ये सुन शेखर अपने बचाव में बोला, मैम मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। आन्या ने कहा, नहीं, तुम्हें सजा तो मिलेगी, क्योंकि तुम्हें ये लगने लगा है कि मैं तुम्हारे बिना कोई भी फैसला नहीं ले सकती। तुम्हें पता है, उस समय भी मैंने तुम्हारी सराह इसलिए मानी थी क्योंकि उससे कई लोगों को प्रॉफिट होने वाला था। आन्या ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, तो अब सजा के तौर पर तुम 5 दिन तक व्हाइट रूम में रहोगे। ये सुनकर तो राज के सिवा जैसे सब हैरान ही रह गए। राज शांत इसलिए था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि लाइट रूम क्या होता है, और ना ही उसे इससे कोई मतलब था। वो तो जब से आया था बस आन्या को ही देखे जा रहा था, जैसे उसे और किसी चीज से कोई मतलब ही ना हो। आन्या ने राज को होश में लाते हुए कहा, तुम चल रहे हो या मैं अकेली जाऊं? राज तुरंत होश में आया और बोला, हाँ मैं भी चल रहा हूँ। ये कह वो जल्दी से खड़ा हुआ और आन्या के साथ जाने लगा, तो शेखर बीच में आ गया और बोला, मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती फिर कभी नहीं होगी, प्लीज मुझे व्हाइट रूम मत भेजिए। आन्या ने कड़क लहजे में कहा, हस्ती की है तो सजा भी मिलेगी। आन्या के ये कहते ही 2 गार्ड्स आए और शेखर को लेकर चले गए। उसके जाने के बाद सबने राज और आन्या को कॉन्ग्रेचुलेट किया और वहां से चले गए। इस सब के दौरान राज खुश भी था कि आन्या ने उसे अपना होने वाला पति कहा, और साथ ही उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि ये व्हाइट रूम होता क्या है। वो आन्या से पूछना चाहता था, लेकिन ये जगह सही नहीं थी, इसलिए वो रुका हुआ था।